जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जामू यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति 1789 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। फ्रांस की क्रांति की भूमिका, फ्रांस की क्रांति का हुई थी, उसकी क्या कारण था, उसके बारे में। 18वीं शताब्दी के 70 से 80 के दशक में विभिन्न कारणों से राजा और तत्कालीन राज्य व्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विद्रोह की भावना पनप रही थी। यह विरोध धीरे धीरे तीव्र होता चला गया। अंततोगत्वा 1789 में राजा लुई 16वां को एक सभा बुलानी पड़ी। इस सभा का नाम जनरल एस्टेट था। यह सभा कई वर्षों से बुलाई नहीं गई थी। इसमें सामंतों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के भी प्रतिनिधि होते थे। इस सभा में जनता की मांगों पर जोरदार बहस हुई। स्पष्ट हो गया कि लोगों में व्यवस्था की बदलने की बेचैनी थी। इसी बेचैनी का यह परिणाम हुआ कि इस सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूस बास्तिल नामक जेल पहुंच गया और उसके दरवाजे तोड़ डाले गए। सभी कैदी बाहर निकल गए। सच पूछे तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे। कुछ दिनों के बाद महिलाओं का एक दल राजा के वर्सराय स्थित दरबार को घेरने निकल गया, जिसके फलस्वरूप राजा को पेरिस चले जाना पड़ा। इसी बीच ये जनरल एस्टेट के कई क्रांतिकारी कदम उठाना शुरू किए। यथा मानव के अधिकारों की घोषणा, मैट्रिक प्रणाली का आरंभ, चर्च के प्रभाव का समापन, सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा, दास प्रथा के अंत की घोषणा आदि। जनरल एस्टेट के सदस्यों में मतभेद भी हुए। कुछ लोग क्रांति की प्रगति को धीमी रखना चाहते थे। कुछ अन्य प्रखर क्रांति के पोषक थे। इन लोगों में आपसी झगड़े भी होने लगे, पर इनका नेतृत्व कट्टर क्रांतिकारियों के हाथ में रहा और बाद में एक नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हुआ, जिसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। उसके एक वर्ष के नेतृत्व को आज भी आतंकी राज्य कहते हैं। इसकी परिणति स्वयं लुई 16वां और उसकी रानी की हत्या से हुई। राज परिवार के हत्या के पश्चात यूरोप के अन्य राजाओं में क्रोध उत्पन्न हुआ और वे लोग संयुक्त सेना बना कर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ने लगे। क्रांतिकारियों ने भी एक सेना बना ली, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी सम्मिलित हुए। क्रांति के नए उत्साह के कारण क्रांतिकारियों की सेना बार बार सफल हुई और उनका उत्साह बढ़ता चला गया। यह सेना फ्रांस के बाहर भी भूमि जीतने लगी। इसी बीच इस सेना का एक सेनापति, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, अपनी विजयों के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ। इस दौर फ्रांस के अंदर कट्टर क्रांति से उत्पन्न लोग उब चुके थे। इसका लाभ उठाते हुए और अपनी लोकप्रियता को भुनाते हुए नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक कॉन्सुलेट बनाकर शासन चलाने लगा। यह शासन क्रांतिकारी सिद्धांतों पर चलता रहा। अंततः नेपोलियन ने सम्राट की उपाधि अपने आप को प्रदान की और इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र दोबारा लौट आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति अपनी चरम अवस्था में थी। 1789 ईस्वी की क्रांति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति
आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण, वर्गीय विशेषाधिकार तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतोष वर्ग विद्यमान थे बल्कि वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक ढांचा में भी विरोधाभास देखा जा सकता था। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो चुका था। संपूर्ण देश की धुरी एकमात्र राजा था। समाज का नेतृत्व सैन्य बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में आ रहा था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा की इच्छा ही राज्य का कानून था। लोगों को किसी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्यायों और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा, रानी और दरबारियों के भोग विलास तथा आमद प्रमोद पर खर्च हो जाता था। राज्य के उच्च पदों पर राजा के कृपापात्रों की नियुक्ति होती थी। स्थानीय स्वशासन का अभाव था। फ्रांसीसी समाज दो टुकड़ों में बंट कर रह गया था, एक सुविधा प्राप्त और दूसरा सुविधाहीन वर्ग। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव विश्वव्यापी हुआ। इसके फलस्वरूप निरंकुश शासन तथा सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली गई। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाए गए।